नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से हमने समझा 3 स्तरीय भारत में 1993 से लागू हो चुकी है। परंतु 1993 से यह व्यवस्था पंचायती राज अधिनियम लागू है, जिसको 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची के तहत लागू किया गया है। परंतु इसके बावजूद भी इन अधिकारों के मिलने के बावजूद, यानी ग्राम पंचायतों की स्थापना के बाद जो ग्राम के लोग हैं, जो ग्राम के प्रतिनिधि हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ा है ना। तो उसके बावजूद भी इनको अधिकार मिल गए हैं, परंतु इसके बावजूद भी यह संस्था है, हम देखते हैं अभी हमारा ग्रामीण जीवन देखते हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी जो स्थिति है अभी भी चिंताजनक है, अभी भी दयनीय है। अभी भी जो हमारी स्थिति है वह उच्च नहीं हो पाई है। इतने वर्ष बीत चुके हैं इस अधिनियम के लागू होने के बाद भी, परंतु जो वायदा किया गया था, जो कल्पना हमने जिस प्रकार से की थी कि हमारे जो पंचायती राज अधिनियम लाया जाएगा, यानी जब हमारे जो गांधी जी ने कहा था कि पंचायती राज संस्थाएं यदि लागू होंगी तो देश का नीचे से ऊपर की ओर धीरे धीरे विकास हो जाएगा। यानी जो शक्ति है वो ग्राम पंचायत में केंद्रित होनी चाहिए, परंतु इन्हें वास्तविक शक्तियां दी नहीं गई है। इसकी कुछ त्रुटियां हैं, उसमें कुछ सीमितताएं रही हैं, इसकी कुछ संकुचित करने का, इसकी शक्तियों का सरकार के द्वारा समय समय पर प्रयास किया गया है। तो हम बात करते हैं कि आखिर क्यों यह जो संस्थाएं लागू हुई थी वह सफल नहीं हो पाई है। यानी पंचायती राज अधिनियम जो कि 1993 में लागू हो गया था, 24 अप्रैल को, हर 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, परंतु इसके बावजूद भी यह संस्थाएं, यह व्यवस्था है, संपूर्ण देश में लागू ठीक ढंग से नहीं हो पाई है। तो इसके लागू होने के पीछे, ना होने के पीछे प्रमुख कारण रहे हैं। उनमें से प्रमुख पहला कारण है कि इनके पास में वित्तीय संसाधनों का अभाव है। यह जो संस्था हमारे सामने है, परंतु इनको जो वित्तीय संसाधन मिलते हैं, उनको पैसा मिलता है, क्योंकि प्रत्येक संस्था को चलाने के लिए, प्रत्येक फर्म को या किसी भी कोई भी चीज चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, और यह संस्थाएं हैं पैसों के लिए, इनके पास में स्वयं का स्रोत नहीं है, स्वयं का आय का स्रोत नहीं है, स्वयं के कार्य की शक्ति नहीं है। इसलिए इन संस्थाओं को पैसों के लिए, धन के लिए अपने केंद्र सरकार या केंद्र सरकार की इच्छा पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से इन संस्थाओं को वित्तीय शक्ति ना देने के कारण इन संस्थाओं को जितनी जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी, उतनी सफलता वास्तविक रूप में मिल नहीं पाई है। तो इस प्रकार से जो वित्तीय संसाधन है, इनको हमें इसको सफल करवाना है, इसको मजबूत तरीके से लागू करना है, तो इनको वित्तीय अधिकार देने होंगे। क्योंकि आप कितने ही मान के चलिए सामाजिक अधिकार देते, राजनीतिक अधिकार यदि सरपंचों को या फिर उनके सरपंचों को देने, परंतु यदि वित्तीय अधिकार यदि नहीं मिल पाएंगे ग्राम पंचायत, यानी जनपद पंचायत को, जिला पंचायत को, यदि कर लगाने की शक्ति नहीं मिल पाएगी, तब तक यह संस्थाएं वास्तविक रूप से जितनी शक्तिशाली तरीके से, जितनी स्वतंत्र तरीके से कार्य करनी चाहिए, उतनी स्वतंत्र तरीके से वाकई में कार्य नहीं कर पाएंगी। और इन संस्थाओं के मतलब अच्छे तरीके से लागू न हो जाने, इन संस्थाओं के प्रभावशाली न होने के पीछे प्रमुख कारण वित्तीय संसाधनों का अभाव है। दूसरा प्रमुख कारण है कि इन संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, अच्छी बात है, परंतु जो हमारी जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, वह इतनी सशक्त नहीं हो पाई हैं कि उन पंचायतों को चला सकें। इन संस्थाओं में 1/3 पंचायत महिलाओं को आरक्षण प्रदान है, तो परंतु जो हमारा महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है वह इतना सफल नहीं हो पाया है। मान के चलिए यदि 10 लाख यदि हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, वह उनमें से बहुत सी अधिक मतलब उसमें 1/3 में महिलाएं कार्य कर रही हैं, महिलाएं सरपंच के रूप में है, तो परंतु जो प्रमुख रूप से जो कार्य किए जाते हैं वास्तव में उनके द्वारा नहीं किए जाते, बल्कि उनके पति के द्वारा, इनके रिश्तेदार के द्वारा या फिर किसी पुरुष के द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार से महिलाओं के सशक्तिकरण के अभाव में यह जो संस्था है, इन संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बावजूद भी यह संस्थाएं अपने पूर्ण क्षमता के साथ, पूर्ण शक्ति के साथ कार्य नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि जो महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएंगे, महिलाओं को मजबूत नहीं बनाएंगे, महिलाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक इनमें आरक्षण देने के बावजूद भी महिलाओं के पीछे जो पुरुष रहता है, तो पुरुषों के द्वारा ही कार्य किया जाएगा। इसके साथ इसकी जो सफलता है, पंचायती संस्थाओं की सफलता है, उस सफलता को ना मिलने की, मतलब सफलता को संपूर्ण रूप से सफलता ना मिलने के पीछे एक प्रमुख कारण रहा है कि निर्वाचन समय पर नहीं होता है। इन संस्थाओं का समय, इन पर जो चुनाव होता है, यदि मान के चलिए किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद निर्वाचन समय पर नहीं होता है। जबकि नियम यह है कि हर यदि 5 साल बाद, यानी कार्यकाल इन संस्थाओं का 5 साल होता है, सरपंच, उप सरपंच इत्यादि का कार्यकाल 5 साल होता है, परंतु जब इन संस्थाओं का विघटन होता है तो उसके पश्चात चुनाव नहीं होते हैं। मतलब चुनाव में लेट लपाटी होती है, चुनाव में देरी होती है, और क्योंकि 6 महीने के भीतर चुनाव करवाने का प्रावधान है, परंतु वास्तविक रूप में यह जो चुनाव की व्यवस्था है वह नियम रूप से लागू नहीं हो पाती है। जैसा कि अभी आप उदाहरण ले सकते हैं कोरोना के दौर का। तो कोरोना में
मतलब जो पंचायतों के चुनाव थे वो इतने डिले हो गए, करीब 1 से 1.5 साल तक। 1.5 साल अभी बीत चुका है, उसके बावजूद भी 2021 आ चुका है, उसके बाद भी 2020 में चुनाव होने थे, जबकि 2021 हो चुका है, उसके बाद चुनाव नहीं हुए हैं। तो सरकार ने राजनीतिक हितों के ध्यान में रखते हुए इनके चुनाव नहीं करवाए हैं। यदि आप मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार के द्वारा अन्य तरीके से जो विधानसभा चुनाव है या फिर उपचुनाव, दमोह चुनाव है, वह करवाया जा रहा है, परंतु इन संस्थाओं के जो ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, इन संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से इनके नियमित चुनाव न होने के कारण भी इन संस्थाएं जो जिस प्रकार से लोकतंत्र की वानगी के रूप में देखी जाती है, कहा जाता है कि इन संस्थाओं में लोकतंत्र की साफ झलक दिखाई देती है। इन संस्थाओं के माध्यम से जो गांव का व्यक्ति है वह प्रशासन में शामिल होता है, अपना जुड़ा हुआ महसूस करता है। परंतु यदि चुनाव नहीं होंगे तो एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रीकृत हो जाएगी और वह व्यक्ति अपनी मनमानी के कारण उन संस्थाओं की सफलता में एक बाधक के रूप में सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से चुनाव ना होना भी इन संस्थाओं की सफलता के बीच में एक बैरियर, एक बाधा का कार्य कर रहा है। इसके अलावा इन संस्थाओं की जो जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में की सफलता ना होने के पीछे, इन संस्थाओं को संपूर्ण रूप से सफल ना होने के पीछे एक प्रमुख कारण यह भी है कि सरकार के द्वारा जो निर्वाचित अधिकारी होते हैं, जो चुने हुए अधिकारी होते हैं, उनके बीच में सामंजस्य नहीं होता है। इन संस्थाओं में जैसे मान के चलिए सरकार के द्वारा नियुक्त अधिकारी सचिव और जो जनता के द्वारा नियुक्त चुना हुआ अधिकारी है सरपंच, तो सचिव और सरपंच के बीच में यदि सामंजस्य नहीं होगा, यदि उनके बीच में जो समन्वय नहीं होगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब जो ग्राम पंचायतें हैं वह सही से कार्य नहीं कर पाएंगी। और ऐसा हम संपूर्ण देश में या प्रदेशों में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से सचिव और सरपंच के बीच में एक ताल्लुकी रहती है और वह क्या करते हैं, घोटालेबाज, भ्रष्टाचार की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जो जो चुने हुए अधिकारी हैं और जो निर्वाचित अधिकारी, जो चुने हुए अधिकारी हैं, जो नियुक्त अधिकारी हैं सरकार के द्वारा, उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है। जिस प्रकार से नगर पालिकाएं होती है, उनमें एक सीईओ की नियुक्ति सरकारों के द्वारा की जाती है और जो अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है वो जनता के द्वारा किया जाता है। परंतु इन दोनों अधिकारियों के बीच में भी एक मतभेद, एक वैमनस्य की स्थिति बनती है, क्योंकि जो सरकार का जो अधिकारी होता है वह चाहता है कि सरकार जो कि मतलब सत्ता में बैठी हुई है, राज्य सरकार, उसके अनुसार वह मतलब पंचायत या फिर नगर पालिका कार्य करे। परंतु वास्तविक रूप में यह होता यह है कि चुने हुए अधिकारी होते हैं और जो नियुक्त अधिकारी होते हैं, उनके बीच में एक ताल्लुकी, एक घृणा का भाव, एक वैमनस्य का भाव, एक मतभेद का भाव देखा जा सकता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि दिल्ली में हम देख सकते हैं कि उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच में किस प्रकार की मतभेद चल रहा है, किस प्रकार की घटनाएं सामने आती है, किस प्रकार की खबरें सामने आती हैं। और हम वहां पर देख सकते हैं कि दिल्ली का जो उपराज्यपाल है, एलजी है, वह जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त होता है और जो दिल्ली का जो सीएम है वह जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। तो इन दोनों के बीच में शक्तियों को लेकर टकराहट की स्थिति बनती है, एक राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिक असंतोष की स्थिति सामने आती है और इससे सबसे ज्यादा नुकसान इस और जनता का होता है। तो इस प्रकार से निर्वाचित और नियुक्त अधिकारियों के बीच में एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन, एक सहायक की भावना न होना भी इन संस्थाओं की असफलता के पीछे, इन संस्थाओं के पूर्ण रूप से सफल होने ना होने के पीछे एक प्रमुख कारण रहा है। इसके अलावा जो इन संस्थाओं में जो कर्मचारी हैं, तो कर्मचारियों की नियुक्ति भी समय पर नहीं हो पाती है, तो स्किल वर्कर नहीं मिल पाते हैं, कर्मचारियों की संख्या कम होती है। जैसे नगर पालिका है, तो नगर पालिका में जो कर्मचारी है बहुत उसके पास कम ही रहते हैं, बहुत कम कर्मचारी कार्य करते हैं। इससे हम देख सकते हैं कि जो सफाई व्यवस्था है वह अच्छी नहीं रहती है। यदि मान के चलिए किसी जानवर की मृत्यु हो गई है तो उसके संबंध में भ्रष्टाचार, मतलब पैसे दिए जाते हैं लोगों से। तो इस प्रकार से इन संस्थाओं में जो कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों के द्वारा अपने कार्य को ढंग से नहीं किया जाता है या फिर इन कर्मचारियों की सरकार की तरफ नियुक्ति ही नहीं की जाती है। तो इस प्रकार से यदि ग्राम पंचायत मान के चलिए 2 चपरासी होना चाहिए, परंतु यदि चपरासी की नियुक्ति सरकार के द्वारा नहीं की जाएगी तो किस प्रकार से गांव हम स्वच्छता को देख सकते हैं, किस प्रकार से हम स्वच्छ भारत अभियान को सफल होते हुए देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन जो कर्मचारी हैं उनको भी हम एक प्रमुख दोष के रूप में मान सकते हैं कि कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होती, इनकी नियुक्ति होती है तो लेट लपाट होती है, कमी होती है, या फिर यह जो कर्मचारी होते हैं वह बहुत ही अनस्किल होते हैं, इनके पास में जिस पद पर वह विद्यमान है
उनके पास मतलब उनकी क्षमता नहीं होती है। इसके अलावा इन जो ग्राम पंचायत है, जो पंचायत है, पंचायती राज संस्थाएं 3 स्तर पर है, जैसे कि हमने बताया है। तो इन संस्थाओं को करीब 29 विषय मिले हुए हैं। संविधान में 29 विषय इनको दिए गए हैं, जिन विषयों में जल है, भूमि है, सड़क है, विद्यालय है, चिकित्सा है, स्वच्छता है। तो ग्राम पंचायत यानी ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम पंचायत का प्रमुख व्यक्ति सरपंच होगा, उप सरपंच होंगे, वह क्या करेंगे, इन सभी पर अधिकार रखेंगे, इन सभी पर कंट्रोल करेंगे। परंतु वास्तविक रूप से चूंकि इन 29 विषयों में से कितने विषय देना है, यह निर्धारित करने का अधिकार राज्य की विधानसभा को है। और कुछ राज्य तो ऐसे हैं जैसे केरल और कर्नाटक, इनमें 29 में से 22 विषय इनको राज्यों की जो ग्राम पंचायत है उनको प्रदान किए गए हैं, 29 में से 22 विषय। परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं उनमें केवल 4 से 5 विषय प्रदान किए गए, जैसे उत्तर प्रदेश में से 29, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने 29 में से केवल 4 से 5 विषय उस ग्राम पंचायत को दिए हैं, और बाकी सभी राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं उस विषयों पर। तो राज्यों और ग्राम पंचायत को बीच में जो शक्तियों का बंटवारा होता है, उसको लेकर भी एक गहरा मतभेद है। जैसे उदाहरण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का मतभेद होता है कि जो राज्य सूची होती है, 3 सूचियों के बारे में हमने मतलब राजनीति में पढ़ा है कि 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति राज्य को होती है, और संघ सूची पर केंद्र सरकार को होती है, समवर्ती सूची पर दोनों होती है। परंतु सरकार क्या करती है, केंद्र सरकार क्या करती है, इस राज्य सूची पर भी समय समय पर कानून बना देती है, कुछ मामलों में, विशेष मामलों में। तो इस प्रकार केंद्र सरकार की तरफ राज्य सरकार की शक्तियों को हनन करने का प्रयास किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यह स्थिति बनती है कि 29 में से यदि आपने 4 या 5 विषय ही उस ग्राम पंचायत को दिए हैं, तो किस प्रकार से वह पंचायत कार्य करेगी, क्योंकि उसके पास में अधिकार ही नहीं, उसके पास विषय ही नहीं है, उसका जो क्षेत्राधिकार है उसको सीमित कर दिया जाता है, उसको संकुचित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह संस्थाएं भी मतलब अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। जब उनके पास में शक्तियां नहीं, जब उनके पास में जो अधिकार ही नहीं है, तो वह संस्थाएं किस प्रकार से प्रभावकारी होंगी, किस प्रकार से सफल होंगी, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। इसके साथ साथ इन जो संस्थाएं हैं उनमें उनके जो लोग हैं, जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं, जो ग्रामीण लोग होते हैं, वह कम पढ़े लिखे होते हैं, हम जैसा कि जानते हैं। तो इससे क्या होता है, कम पढ़े लिखे होने से उनको जो शक्तियां हैं, जैसे उनके पास जो अधिकार है उनकी कमी होती है, उनके पास तकनीक नहीं होती, उनके पास में स्किल नहीं होती ना, इस कारण सफल नहीं हो पाती। जैसे ग्राम सभा है, ग्राम सभा आप जानते ही है कि ग्राम सभा वह होती है जो गांव में जितने भी मतदाता हैं उनकी जो पंजीकृत मतदाता है उन सभी को मिलाकर ग्राम सभा बनती है, और ग्राम सभा की मीटिंग हर महीने होने का प्रावधान है। परंतु वास्तविक रूप में क्या मीटिंग होती है, और क्योंकि उसका कोरम भी दिया गया है कि कोरम होगा 1/10, यानी मान के चलिए उदाहरण के लिए एक ग्राम में 1000 लोग हैं, और 1000 लोग में से 100 लोग, यदि किसी ग्राम सभा की मीटिंग होती है तो 100 लोग होना अनिवार्य है। परंतु वास्तव में आप देख सकते हैं स्थिति, आप गांव में रहते होंगे तो आप अपनी स्थिति को देख सकते हैं किस प्रकार से वहां पर क्या ग्राम सभा की मीटिंगें होती हैं, वास्तव में नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से जो जागरूकता का अभाव है एक तो लोगों के बीच में, दूसरी बात यह है कि तकनीक भी इनके पास में नहीं है। इनके पास में जो ग्राम के जो अधिकारी होते हैं वो अशिक्षित होते हैं, है ना, जो सरपंच होते हैं उनके बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। और इसके अलावा आरक्षण भी एक आरक्षण के कारण इन संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है। तो इसके कारण जो अनस्किल्ड लोग होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, जिनके पास में प्रशासन का वास्तव में ज्ञान नहीं होता है, वह लोग इन संस्थाओं में पहुंच जाते हैं और अव्यवस्था के कारण बनते हैं, और इन संस्थाओं की नाकामी के पीछे कारण बनते हैं। क्योंकि इन आरक्षण के कारण जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो कम स्किल लोग हैं, जिनको उस बात का प्रशासन के बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वह उन संस्थाओं में प्रमुख पदों पर बैठ जाते हैं, और वास्तव में जो संस्थाएं हैं वह एक रूप से वो शिथिल हो जाती हैं, वह कार्य नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से इन संस्थाओं की असफलता के पीछे प्रमुख कारण रहे हैं कुछ जो उसकी हमने चर्चा की है, ठीक। परंतु इसके बावजूद भी यदि हम बात करें कि जो संस्थाएं हैं इनके पीछे हमने समझ लिया कि किस प्रकार से इन संस्थाओं की सफलता नहीं मिल पा रही है, तो हम इसको एक बार रिवीजन कर लें, इसको हम एक बार समराइज कर दें। तो पहला हमने कारण बताया कि इनके पास में कर की शक्ति नहीं है, जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण नहीं हुआ है, जो चुने हुए जो व्यक्ति हैं और जो निर्वाचित जो नियुक्त व्यक्ति है उनके बीच में एक असमंजस की स्थिति बनती है। इसके अलावा प्रॉपर चुनाव नहीं होती इनकी संस्थाओं की, इनके कर्मचारी स्किल नहीं है, इनके पास में जागरूकता का अभाव है।
इसके अलावा इनको 29 विषयों में से केवल बहुत ही कम विषय प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा हमारी जो नौकरशाही व्यवस्था है, हमारी जो नौकरशाही व्यवस्था है, वह भी एक प्रकार की इनकी सफलता में एक अवरोध, एक रोड़ा का कार्य कर रही है। अब नौकरशाही व्यवस्था कैसे रोड़ा बन रही है? जैसे मान के चलिए, जो हमारे यहाँ जो प्रमुख जैसे सरपंच है, तो सरपंच को तो कोई ज्ञान है नहीं क्योंकि वो अशिक्षक है, उसके लिए कोई योग्यता है नहीं। परंतु जो नौकरशाही सचिव है, तो सचिव क्या करता है? सचिव के मतलब भ्रष्टाचार के मामले इस प्रकार से सामने आते हैं कि सरपंच और सचिव के बीच में साठ गांठ हम कई मामले ऐसे देख सकते हैं कि पेपर में समय समय पर आता रहता है कि सरपंच के द्वारा या सचिव के द्वारा मिलकर किया गया घपला, है ना। तो इस प्रकार से जो नौकरशाही व्यवस्था है, वह भी एक मतलब इन संस्थाओं की सफलता ना होने के पीछे एक प्रमुख कारण रहा है। ठीक, तो यह मतलब कुछ प्रमुख कारण रहे हैं जिनके कारण इन संस्थाओं की सफलता नहीं हो पाई है। और इसके अलावा इन संस्थाओं के पास में प्रॉपर वित्तीय संसाधन न होने के कारण इनकी जो ग्राम पंचायत में हम देख सकते हैं कि एक मतलब प्रॉपर एक बैठने की व्यवस्था नहीं होती है, एक भवन नहीं होता है, और लोग शिक्षित नहीं है। सचिव भी जो होते हैं वह मतलब अपने मतलब कार्य तो करते हैं, मतलब आते नहीं है समय समय पर, मतलब ग्राम पंचायतों में आते ही नहीं कभी। तो इस प्रकार से जो हमारी जो व्यवस्था है वह मतलब एक शिथिलता की ओर कार्य करती है, जटिलता की ओर कार्य करती है। इन संस्थाओं में प्रॉपर एक रेगुलेशन की कमी है, इनकी बार बार समीक्षा भी नहीं होती है। समीक्षा का तात्पर्य है कि संस्थाएं जो ग्राम पंचायत है किस प्रकार से कार्य कर रही है। यदि 5 साल तक यदि ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायत के जो अधिकारी है उनको समय समय पर अपनी रिपोर्ट सौंपनी चाहिए, सरकार को कहीं सौंपनी चाहिए कि इन्होंने अगर कितना काम किया है। तो जनता को इस बात की मतलब जानकारी होनी चाहिए कि जो पंचायत है वह किस स्तर पर कार्य कर रही है, उसने अभी तक क्या क्या किया है। तो इसके लिए एक ऐप बना दिया गया है मोदी सरकार के द्वारा। 2020 में मोदी ने प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने इस ऐप को लॉन्च किया था 2020 में 24 अप्रैल के दिन, जो कि पंचायती राज दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो इस ऐप के माध्यम से जो भी मतलब कार्य उस सरपंच के द्वारा, उस संस्था के द्वारा किए जा रहे हैं, वह उस ऐप पर उसको रिकॉर्ड मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें पारदर्शिता लाने के प्रयास किए जा रहे हैं इस संस्थाओं में। जो इन संस्थाओं की सफलता उसी बात को लेकर है, क्योंकि संस्थाएं बनाने से कुछ नहीं होगा। संस्थाओं की हमारे यहाँ कमी नहीं है, हमारे पास योजनाओं की कमी नहीं है। हमारे यहाँ जितनी योजनाएं बनती हैं, हमारे यहाँ जितनी संस्थाएं हैं, उतनी शायद ही किसी विश्व के अन्य देश में हो। परंतु उन योजनाओं की आखिरकार परिणाम क्या निकलते हैं, है ना, तो वह मायने रखती है, वह प्रमुख रूप से मायने रखती है। क्योंकि हमारे यहाँ हम जब भी मतलब सुनते हैं कि इतने करोड़ का प्रोजेक्ट यह बना, इसके लिए इस योजना के लिए इतने करोड़ रुपए मिले, परंतु वास्तविक रूप में हम क्या देख सकते हैं? क्या विकास हुआ है, क्या तरक्की हुई है? परंतु जो संस्थाएं हैं उनमें भ्रष्टाचार के मामले हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं, इस कारण से यह तरक्की नहीं हो पाती है। तो इन संस्थाओं की जो गुणात्मक कार्य है तो वह तो हो नहीं पाता है। मतलब संख्यात्मक रूप से आप योजनाएं तो बना देते हैं, संख्यात्मक रूप से इतनी योजनाएं आपने बनाई, परंतु जो परिणाम निकलता है वह 0 निकलता है। परंतु इसके बावजूद भी यदि हम कहेंगे तो इन संस्थाओं की स्थापना से हमें कुछ लाभ हुए हैं, कुछ मतलब मतलब इनका कुछ महत्व है, इसके कारण कुछ मतलब सुधार जरूर हुए हैं। क्योंकि 1993 से पहले भारत में यह संस्था तो विद्यमान नहीं थी, तो उसके पहले लोग क्या महसूस किया करते थे? अपने आप को राजनीति से बिल्कुल अलग समझते थे। उनको किसी बात का राजनीति से कोई मतलब नहीं होता था। उनके लिए जो सरकार है, सरकार से कोई उनका सरोकार नहीं होता था। क्योंकि यदि मान के चलिए एक आम व्यक्ति है, ग्रामीण व्यक्ति है, यदि उसके सामने कोई समस्या गांव में आती है, मान के चलिए उसके यहाँ का नल खराब हो गया है, तो जल की समस्या आई है, तो जल की समस्या को लेकर वो अपने पास विधायक के पास तो जाएगा नहीं, अपने सांसद के पास में तो जाएगा नहीं, अपने मोदी जी के पास में तो जाएगा नहीं। तो इसलिए उसके लिए एक अधिकारी की आवश्यकता थी, एक मतलब ऐसे अधिकारी की आवश्यकता थी जो उसी गांव में उसकी समस्या को सुन सके। तो आज जो पंचायती संस्थाएं हैं उनके माध्यम से संभव हो पाया है कि जो ग्राम के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, वह अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको यह महसूस होता है, उनको यह प्रतीत होता है कि वह जो हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जुड़े हुए हैं। जब वह वोट डालने जाते हैं तो उनके लिए इन संस्थाओं से जुड़े हुए होने का एहसास होता है। आज प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक समझ है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हमारी सरकार किस प्रकार से कार्य कर रही है, प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होने की दिशा बढ़ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति के पास में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसके माध्यम से वह समय समय पर चुनाव की सटीक जानकारी मतलब समझते हैं, और
प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होने के कारण उनको वोट डालने का अधिकार मिलता है, जिससे वह राजनीतिक रूप से सक्रिय रूप से राजनीति में प्रशासन में भागीदारी निभा पाती है। इसके अलावा जो इन संस्थाओं की यदि शक्ति आपने दी है, तो जैसा कि गांधी जी ने भी कहा था कि यदि किसी देश का विकास करना है, यदि भारत को विकसित करना है, भारत को यदि यदि अमेरिका जैसा या फिर किसी अन्य देश के तरह विकसित होना है, तो इसके लिए उसको स्थानीय स्वशासन देना होगा। यानी स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि जो शासन का निर्माण होना चाहिए वह नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। यानी जो जो हमारी जो स्थानीय सरकारें हैं, जो नगर निगम है, नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, इसके माध्यम से यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर हम विधानसभा, फिर मतलब मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, यानी जो हमारी शक्तियां हैं वो शक्तियां नीचे से शुरू होनी चाहिए। क्योंकि जो जो आम लोगों की समस्याएं होती हैं, जो आम लोगों से जुड़े मुद्दे होते हैं, वह वास्तव में जो ऊपर बैठे हुए लोग होते हैं उनको उस विषय में कोई जानकारी नहीं होती है, बल्कि उनके द्वारा जो किसी प्रकार की योजना बना दी जाती है, जैसे कृषि विधेयक उनके द्वारा बना दिया गया, मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कृषि विधेयक पारित कर दिया गया, लागू कर दिया गया, परंतु उनको जो वास्तविक रूप से जो निचले स्तर पर जो 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 एक तृणमूल स्तर पर जो कार्य मतलब क्या समस्याएं हैं, उस विधेयक का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उस बात की जानकारी उनको लिए नहीं होती है। तो इस कारण से यह जो समस्याएं सामने आती हैं कि जो ऊपर से योजनाएं लागू कर दी जाती हैं, परंतु उनका प्रभाव जो कि जमीन स्तर पर पड़ता है, उनको इस विषय में जानकारी नहीं होती है। तो इससे यह योजनाएं वास्तविक रूप से सफल नहीं हो पाती, लागू नहीं हो पाती हैं, उतनी सक्रिय नहीं हो पाती, उतनी तरीके से सफल नहीं हो पाती हैं। इसके साथ साथ इन संस्थाओं की वजह से हुआ यह है कि जो मतलब जो महिलाओं की इसमें भागीदारी बढ़ी है, 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है, तो इससे महिलाएं अपने आप को उसमें जुड़ा हुआ महसूस करती हैं। महिलाओं को भी लगता है, महिलाएं भी घर से बाहर निकलती हैं और समय समय पर जो प्रशासन होता है उसमें भूमिका निभाती हैं। इसके अलावा इन संस्थाओं के बनने से आपने महसूस किया होगा कि जो एक नेतृत्व की क्षमता बढ़ती है। जो गांव के जो युवा नेता होते हैं, तो जब उनको एक सरपंच बनते हैं, तो इसके माध्यम से वह राजनीति में धीरे से प्रवेश करते हैं। राजनीति की पहली सीढ़ी वहां से चढ़ते हैं, इसके बाद वह विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इस स्तर पर बनते हैं। ठीक, तो इससे क्या होता है, नेतृत्व की भावना बढ़ती है, एक जो प्रतिनिधित्व की भावना आती है, उनके भीतर इसका विस्तार होता है। तो इन संस्थाओं के निर्माण से जो युवा वर्ग होता है, तो युवा वर्ग अपने आप को सरकार से कनेक्ट महसूस करता है, सरकार से जुड़ा हुआ महसूस करता है। जैसे मान के चलिए, यदि किसी प्रकार के ग्राम पंचायत में किसी प्रकार के चुनाव होते हैं, तो चुनाव के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति मतलब चुनाव लड़ता है, तो वह व्यक्ति उस राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल हो जाता है ना। तो धीरे धीरे करके वह उसमें राजनीतिक एक भावना जागृत होती है, वह एक देश का नेतृत्व मतलब संभालता है, सरपंच बनता है, उसके बाद अन्य पदों पर विधायक बनने की कोशिश करता है। तो यहाँ से जो राजनीतिक जो उसमें कुशलता आती है, जो बुद्धिमत्ता आती है, उसका काम ना सिर्फ अभी होता है, बल्कि आगे चलकर वह अपने देश को, अपने राष्ट्र को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में योगदान देता है। इसके अलावा इन संस्थाओं के माध्यम से जो इसमें ग्राम सभा होती है, जो कि ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होती है, तो ग्राम सभा के माध्यम से होता यह है कि ग्राम सभा की हर करीब 1 महीने के अंतराल से मीटिंग होती है। तो जो ग्राम सभा में जो लोग शामिल होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो मीटिंग होती है, तो उसमें निर्णय लिए जाते हैं। मान के चलिए गांव में यदि किसी प्रकार का मतलब विवाद उत्पन्न होता है, तो ग्राम सभा के द्वारा उसका निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार से सभी लोगों के द्वारा निर्णय में सभी लोगों को निर्णय में शामिल किया गया है। तो इस योजना के माध्यम से जो केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय बढ़ता है, क्योंकि जो लोग होते हैं अपने आप को कनेक्ट फील कर पाते हैं, अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस कर पाते हैं। इसके अलावा रोजगार की संभावना बढ़ती है, छोटे छोटे उद्योगों का विकास इन संस्थाओं के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1993 से जो नियम लागू हुआ है, जो अधिनियम लागू हुआ है, तो उससे हमारे यहाँ बहुत बड़े स्तर पर सुधार तो नहीं हुआ है, परंतु फिर भी जो इन संस्थाओं के द्वारा जो लोगों में जो जागरूकता आई है, जो लोगों अपने आप को जो कनेक्ट फील कर रहे हैं, जिस प्रकार से महिलाओं की समाज में भागीदारी बढ़ी है, वह एक अद्वितीय है, वह एक अप्रतिम प्रयास है। तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं किस प्रकार से जो देश में तरक्की हुई है, उसके माध्यम से विकास हुआ है। परंतु इन संस्थाओं की यदि हमें सफल बनाना है, इन संस्थाओं को यदि हमें संपूर्ण रूप से जो सही रूप से, सक्रिय रूप से यदि हम उनको लागू करना है, तो कुछ प्रमुख उपाय किए जा सकते हैं। जैसा कि इनके जो ग्राम पंचायत के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं, इन अधिकारियों की समय समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। यानी हर वर्ष इनके द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, उसकी रिपोर्ट जनता को जरूर सौंपी जानी चाहिए। यानी इन्होंने ग्राम पंचायत के जैसे सरपंच है
या फिर उप सरपंच है या किसी अन्य अधिकारी है, तो उस अधिकारी ने वास्तव में 1 वर्ष में क्या क्या कार्य किए हैं, तो इसकी रिपोर्ट जनता को जरूर सौंपी जानी चाहिए। इससे क्या होगा, एक पारदर्शिता आएगी, जवाबदेहिता आएगी, एक जो माहौल है, जनता भी अपने आप को ये समझेगी कि जो वहां के जो उसके प्रतिनिधि हैं वह उसको जो प्रशासन की बारियों की उससे अवगत करा रहे हैं। तो इस प्रकार से, और इसके अलावा इन संस्थाओं को, ग्राम पंचायतों को सरकार, राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कर देने के अधिकार देने चाहिए। जैसे जल, प्रत्येक गांव में अब जल की व्यवस्था हो रही है, शौचालय की व्यवस्था हो रही है, आवास की व्यवस्था हो रही है, तो इस प्रकार से अब एक कर व्यवस्था भी इनको अधिकार मिलना चाहिए, यानी कर लगाने का अधिकार भी इन पंचायतों को मिलना चाहिए, ताकि वह जो वित्तीय रूप से अपने आप को सशक्त कर सके, वित्तीय रूप से अपने आप को मजबूत कर सके। क्योंकि हम जानते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार दे दें या फिर सामाजिक अधिकार दे दें, परंतु यदि आपको उसको वित्तीय अधिकार ना दें, तो वह संस्था सफल नहीं हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को पैसे ना दिए जाए और उसको अधिकार दिए जाए, तो वास्तव में वह वास्तविक रूप से अधिकार नहीं मिल पाएंगे। इसके अलावा इन संस्थाओं में जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, क्योंकि 1/3 आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो इस प्रकार से अभी हम जो हमारे सामने जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के तहत लगभग 10 लाख महिलाएं इन संस्थाओं के माध्यम से सरपंच या फिर किसी प्रकार उप सरपंच के पद पर अभी कार्यरत हैं। परंतु इन संस्थाओं में यह तो कर दिया गया है कि महिलाओं को सरपंच बना दिया गया है, उप सरपंच बना दिया गया है, परंतु वास्तविक रूप में यदि देखें तो महिलाओं के पीछे से जो पुरुष लोग हैं वह सरपंच या उप सरपंच की बागडोर संभाल रहे हैं। वह महिलाएं यदि कहीं जाना होता है तो महिलाएं वास्तविक रूप से वहां नहीं जाती हैं, बल्कि पुरुष लोगों के द्वारा उनका कार्यभार संभाला जाता है। तो इस प्रकार से यदि महिलाओं को यदि हमें आगे बढ़ाना है, महिलाओं को जो सामाजिक यदि इस क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाना है, तो उनको हमें शिक्षित करना होगा, उनको सशक्त करना होगा, उनको हमें जागरूक करना होगा, उनको उनके अधिकारों की हमें समझाना होगा, उसमें हमें जागरूक करना होगा किस प्रकार से उनके भी अधिकार हैं। इसके अलावा अभी जो सरकार के द्वारा चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार की जो पुरस्कार की योजनाएं बनाई जा रही है कि पुरस्कार जिस ग्राम पंचायत के द्वारा, जिस जनपद पंचायत के द्वारा, जिस जिला पंचायत के द्वारा अच्छे कार्य किए जाते हैं, उस पंचायत को सरकार के द्वारा समय समय पर पुरस्कृत किया जाता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है। तो इस पुरस्कार के माध्यम से भी हम उन संस्थाओं को कुछ अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि उनके द्वारा जो उनको यदि पुरस्कार मिलेगा, तो इस पुरस्कार के माध्यम से वह प्रोत्साहित होंगे और आगे का जो विकास के कार्य करने के लिए वह अपने आप को उसमें शामिल समझेंगे। इसी का जो हमारे सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण सामने आया है कि जो दमोह जिला है, वहां पर एक ग्राम है हिनौता ग्राम। तो हिनौता ग्राम में जो आम लोग हैं, तो आम लोगों के द्वारा 2 दिन का लॉकडाउन स्वेच्छा से लगाया गया है। तो इस प्रकार से जो आम लोग हैं, इन संस्थाओं के माध्यम से, इन जो ग्राम सभा की जब मीटिंग होती है, तो ग्राम सभा की मीटिंग में इन संस्थाओं के लोगों के द्वारा, ग्राम पंचायत के लोगों के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि हिनौता ग्राम में 2 दिन का लॉकडाउन स्वेच्छा से लगाया जाए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इन संस्थाओं का हमें लाभ यही हुआ है कि जो आम लोग हैं वह भी इसके कारण अपने आप को जो संस्थाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, जुड़ा हुआ प्रतीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा एक स्वामित्व योजना लाई गई है, स्वामित्व योजना के माध्यम से उसके सरकार के द्वारा यह किया गया है कि अभी तक जो ग्राम होते थे, गांव में जिस व्यक्ति का मकान होता था, तो मकान की उनके पास में कोई प्रमाण पत्र नहीं होता था, कोई उनके पास रजिस्ट्री नहीं होती थी, कोई नामांकन नहीं होता था। परंतु स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि प्रत्येक गांव में मैपिंग की जाएगी, यानी मानचित्र बनाया जाएगा और प्रत्येक घर का नक्शा बनाकर उस घर का जो अधिकारी है, उस घर का जो स्वामी है, उसको प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे कि यह आपका घर है। तो इसके माध्यम से यदि आपको प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएंगे कि यह मकान आपका है, तो इससे आप बैंक में जाकर उस मकान के लिए लोन ले सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपके जो अधिकार हैं वह सुरक्षित होंगे। यह सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए गए हैं कि स्वामित्व योजना चलाई गई है। इसके अलावा जो इंटरनेट पर जो एक एप्लीकेशन दिया गया है, तो ऐप जो मोदी जी ने पिछले साल 24 अप्रैल को लागू किया था, जारी किया था, उस ऐप के माध्यम से जो ग्राम पंचायतों में जो भी कार्य होंगे, सभी कार्यों की उस ऐप पर रिपोर्टिंग मतलब कर दी जाएगी। उस ऐप पर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी कि किस योजना पर कितने रुपए खर्च हुए हैं, या फिर सरकार के द्वारा जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत के द्वारा क्या कार्य किए गए हैं अभी तक। तो इससे क्या होगा, जो आम लोग हैं वह अपने आप को एक जागरूक रूप से जुड़ा हुआ, सक्रिय रूप से उसको अपने आप से जुड़ा महसूस कर पाएंगे। धन्यवाद।